Hello students, welcome to our channel Electric Mantra. Today we will discuss AC through pure inductive circuit या शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में AC सप्लाई। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब अगर आप कोई प्योर रेजिस्टिव लोड है, जैसे कि आपका हो सकता है हीटर है, वाटर हीटर है, इनमें अगर आप एसी सप्लाई दे रहे हैं तो करंट में क्या वेरिएशन आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव सर्किट। मान लीजिए अगर आपके पास कोई इंडक्टिव लोड है, मतलब आपके पास कोई मान लीजिए मोटर है, ट्रांसफार्मर है, अगर आप उसे एसी सप्लाई दे रहे हैं या एसी वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें करंट में क्या क्या चेंजमेंट आ रहे हैं। क्योंकि करंट का पता चल जाएगा तो हम पावर निकाल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज हमें ऑलरेडी पहले ही से पता रहता है कि हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं। करंट का बस पता लगाना रहता है कि किस तरह की करंट इसमें आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है करंट, या उसी के साथ चली, इसका पता लगाना रहता है। अगर हमें करंट का भी पता चल गया तो हम पावर इजीली निकाल लेंगे, और पावर अगर हमें पता चलेगी तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा लोड जो है ज़्यादा पावर ले रहा है या ज़्यादा पावर खपत कर रहा है, या कौन सा लोड आपका कम पावर को ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया है। ये सर्किट बनाया है, यहाँ पे मैंने एक इंडक्टिव लोड को कनेक्ट किया। इंडक्टिव लोड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर हो सकता है, मोटर हो सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे मोटर कनेक्ट किया और उस मोटर को यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं। कौन सी सप्लाई दे रहे हैं? एसी सप्लाई दे रहे हैं। अब आप लोग पूछेंगे एसी सप्लाई क्या होती है? एसी सप्लाई वो सप्लाई होती है या प्रत्यावर्ती राशि, जिसे एसी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती राशि। ये हमेशा साइनोसॉइडल फॉर्म में होती है। साइनोसॉइडल फॉर्म कैसे होती है? अगर आप सीआरओ की हेल्प से देखेंगे तो इस फॉर्म में हमेशा जाती है। पास से अगर आप उसे जूम करके देखेंगे तो हमेशा आपको वेव्स इस तरह से दिखती है। और आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि हर एक इक्वेशन को आप हर एक लाइन को इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह ये आपकी जो लाइनिंग जा रही है इसे आप इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या होगी इक्वेशन? एक तो वी एम साइन ओमेगा टी अगर वोल्टेज की बात हो रही है, अगर करंट की बात होगी तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमेशा एसी सप्लाई की अगर क्वेश्चन पूछी क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? सिंपली अगर वोल्टेज की बात हो रही तो वी एम साइन ओमेगा टी, अगर करंट की बात हो रही तो आई एम साइन ओमेगा टी। एसी सप्लाई की इक्वेशन को हम इस तरह से दे रहे हैं। तो आपको वोल्टेज ऑलरेडी पता है कि आप कितना दे रहे हैं। ठीक है, बस हमें क्या पता लगाना है? इस करंट का पता लगाना है कि कितनी करंट इंडक्टिव लोड लेता है या कितनी पावर खपत कर रहा है इंडक्टिव लोड। तो दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि इसमें करंट हमेशा लैग करती है वोल्टेज से। कितनी डिग्री? 90 डिग्री। लैग का मतलब है कि हमेशा पीछे रहती वोल्टेज के। इससे पहले रेजिस्टिव सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़ा था कि करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। जितना वोल्टेज टाइम लेगा आने में उतनी करंट लेगी। जिस पॉइंट से वोल्टेज स्टार्ट होता है उसी पॉइंट से करंट स्टार्ट होती है। लेकिन प्योर इंडक्टिव सर्किट में ऐसा नहीं होता है। इसमें हमेशा करंट क्या करती है? धीरे आती है। वोल्टेज तो आ जाता है लेकिन करंट क्या करेगी? थोड़ी देर बाद आती है। और उस लेट को हम क्या बोलते हैं? लैग बोलते हैं। लैग का मतलब धीरे, पीछे रहती है, हमेशा वोल्टेज के पीछे ही रहती है, साथ में नहीं चलती है। और कितनी डिग्री पे चलती है? 90 डिग्री। क्योंकि डिग्री क्यों लिए? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो साइनोसॉइडल की इक्वेशन है वो साइन थीटा कॉस थीटा में दे रहे हैं, और थीटा को हमेशा डिग्री में ही लिखते हैं। तो कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितनी रहती है? 90 डिग्री करंट लैग करती है। फिर आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब होता है करंट और वोल्टेज के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये 90 डिग्री पीछे चल रही, तो फेज डिफरेंस भी वही होगा। मान लीजिए अगर वोल्टेज इधर आ रही है, वोल्टेज की अगर आप वेक्टर बनाएंगे इधर, तो करंट कितना है? 90 डिग्री पीछे है। तो 90 डिग्री आप कैसे बना देंगे? एक ये बनाया, पीछे जा रही है, और ये 90 डिग्री करंट आप ये दिखा देंगे, वोल्टेज ये। तो इसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना रहता है इसमें? 90 डिग्री। वोल्टेज इक्वेशन की बात करें तो आपको पता है वोल्टेज इक्वेशन हमेशा पता रहती है ऑलरेडी, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट हमें पता करनी रहती है कि करंट की इक्वेशंस क्या होगी। तो करंट की इक्वेशन इसमें क्या बनती है? आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। माइनस 90 क्या दिखा रही है? 90 तो मतलब ये दिखा रही है कि कितना उनके बीच में डिफरेंस है, वोल्टेज से और करंट के बीच में कितना डिफरेंस है? 90।
और निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा पीछे, मतलब करंट क्या है पीछे, अगर यहाँ पॉजिटिव लगा देते तो उसका मतलब होता आगे। ठीक है, तो करंट हमेशा पीछे रहती है, तो करंट की इक्वेशन यहाँ पर देखिए ये बन जाती है। जबकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमेशा सेम सेम करंट दिख रही थी, करंट वही, करंट की इक्वेशन भी वही थी जो वोल्टेज की इक्वेशन थी। नेक्स्ट आता है इसमें पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक कितना होता है, 0 होता है। इतनी चीजें आपको लर्न करने की जरूरत है इसमें। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग डेरिवेशन पे। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए मैंने आपको यहाँ एक सर्किट बनाया है जो कि इंडक्टिव लोड यहाँ कनेक्ट है और वहाँ पे आपने एसी सप्लाई दी। एसी सप्लाई में आपने वोल्टेज दिया, वोल्टेज की इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब क्या है, इस इंडक्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज तो जनरेट हुआ होगा ना, आपने यहाँ से वोल्टेज दिया तो इसके पास भी तो कुछ वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा, उत्पन्न हो रहा होगा। तो उस वोल्टेज के हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रजिस्टर में हम वोल्टेज निकालना होता तो V इक्वल टू आई आर दिखाते, I इंटू आई आर। उसी तरह अगर इंडक्टर में अगर हमें वोल्टेज दिखाना हो, या वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब क्या है, एल डी आई एक साथ लिख लिया और वी डी टी उधर कर दिया, फिर डी आई लिख लिया और एल कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। आगे बढ़ते हैं। जब हमें इस तरह की इक्वेशन मिल गई, जैसे कि पीछे देख सकते हैं ये इक्वेशन मिली, अब हमने इन दोनों टर्म्स को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है। इंटीग्रेशन हमने दोनों साइड में कर दी। जब हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन डी आई अपॉन डी टी का क्या आ गया, सिंपल आई आ गया है। और इसमें एल जो है आपका क्या है, इंडक्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, तो उसे बाहर निकालिए और इंटीग्रेशन वी डी टी कर दिया। फिर आई को हमने एज इट इज आई उतार दिया, इक्वल टू 1/L। वी की वैल्यू हमने पहले ही पता थी कितनी हम दे रहे, वी एम साइन ओमेगा टी, वो वैल्यू रख दी। और यहाँ पे डी टी सॉरी लगाना भूल गए हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी। फिर वी एम साइन ओमेगा टी का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वी एम हमारा कांस्टेंट है जो कि बाहर आ गया, बचा क्या, साइन ओमेगा टी। अगर आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूले देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी का हमेशा क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अगर आप इंटीग्रेशन वाली बुक उठा के देखिएगा फॉर्मूला तो यही होता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। फिर अगेन क्या है, इसके नीचे हमने नेक्स्ट लिखा है, अगर हम कॉस ओमेगा टी को ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लिखे तो हम साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अगर आपको 4 कन्वेंशन साइन याद हो तो आप देखिएगा कॉस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अब ये जो बाहर जो माइनस है उस माइनस को हमने अंदर भेज दिया, तो क्या होगा, माइनस 90 और ये क्या हो गया, प्लस ओमेगा टी। तो अगेन हमारी इक्वेशन दूसरे फॉर्म में, मॉडिफाई फॉर्म में आ गई, वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 30, जो कि हमने पहले ही बताई थी। तो क्या दिखा, आपने वोल्टेज कितना दिया था, वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट कितनी मिल रही है। देखिए करंट की इक्वेशन वी एम की इक्वेशन से थोड़ी डिफरेंट है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप इंडक्टर में या इंडक्टिव लोड में कभी भी एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें करंट में चेंजमेंट आता है, और वो चेंजमेंट क्या रहता है, हमेशा वो करंट थोड़ी देर बाद आएगी वोल्टेज के। और प्योर इंडक्टिव है तो उस प्योर इंडक्टिव में हमेशा 90 डिग्री वाले टाइम के बाद ही आएगी, मतलब 0 पे वोल्टेज स्टार्ट हो गया, जब 90 डिग्री हो जाएगा तब आपकी करंट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वी एम अपॉन ओमेगा एल है उसको हमने आई एम मान लिया, तो अगर हम इक्वेशन देखें तो सिंपल आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस टी, ये आपकी मेन इक्वेशन बन गई। आपको इक्वेशन करंट की निकालनी थी, वोल्टेज आपको ऑलरेडी पता, अब आप पावर निकाल लेंगे। ठीक है, पावर का हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पे हमने फेजर डायग्राम बनाया है, आपका वोल्टेज इक्वेशन V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी क्या है, यहाँ पे एंगल रहता है। एंगल क्या है, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। तो हमने इतनी डिग्री ना बना के ओमेगा टी सिंपल ले लिया, तो ओमेगा टी को हमने यहाँ पे दिखा दिया, ओमेगा टी। ठीक, अब वोल्टेज की बात आ रही है, वोल्टेज हम देखते हैं ओमेगा टी से कितनी दूर है। तो अरे इसमें इक्वेशन में देखा कि ये तो एग्जैक्टली ओमेगा टी पे ही वोल्टेज बन रहा है, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज वी बना दिया, मतलब आपका वोल्टेज जो है इस एंगल पे बन गया। फिर करंट की बात आती है कि करंट कितनी वोल्टेज से दूर है या कितना डिफरेंस में है।
तो उसमें देखा ओमेगा टी से 90 डिग्री पे है। अब पहले तो हमें पता चला ऊपर भी हम बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी -90। -90 का मतलब है नीचे, अगर +90 लिखा रहता तो हम ऊपर बनाते। -90 का मतलब है पीछे। देखिए ओमेगा टी के पीछे ही तो आएगा, वोल्टेज आपका आगे चल रहा है अगर आप इस तरह से जाएंगे, तो वोल्टेज आगे, आई क्या है, पीछे है। तो आपका करंट का जो आपका मैग्नीट्यूड बनेगा या परिणाम बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। कितनी डिग्री पे बनेगा, 90 डिग्री। ये आपका फेजर डायग्राम होता है, किसका, इंडक्टिव का। आगे बढ़ते हैं वेवफॉर्म में। वेवफॉर्म देखिए ग्रीन कलर की जो दिखाई जा रही है वो आपकी वोल्टेज की, वोल्टेज हमेशा 0 पॉइंट से निकला, पूरा का पूरा ट्रेवल होकर जा रहा है। करंट की बात है, करंट क्या लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसने पूरा 0 पॉइंट से ना स्टार्ट करके थोड़ा टाइम लिया। वो टाइम कितना लिया, उसने 90 डिग्री का टाइम लिया, और फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ करंट की वेव फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने रेड पेन से डिफरेंस दिखाया है। ये क्या है, आपका फेज डिफरेंस, ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच का डिफरेंस है। आपकी करंट हमेशा लेट आ रही है। तो ये आपका वेव फॉर्म से रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं पावर। अब पावर इंडक्टिव लोड कितना ले रही है, यही तो चीज़ हमें फाइंड करनी थी। तो हमने देखा हो कि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। वी की वैल्यू हमने पहली इक्वेशन से रख दी, Vm साइन ओमेगा टी। और करंट हमारी कितनी आई है डेरिवेशन के बाद, Im साइन ओमेगा टी -90। यही आ रही है आप लोग की डेरिवेशन। फिर इसके बाद हमने Vm और Im को एक साथ लिख लिया, साइन ओमेगा टी को यहाँ लिखा, और साइन ओमेगा टी -90 ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहता है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया इतना। फिर अगेन हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन ए कॉस ए का, जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ साइन ए कॉस ए। तो हमने क्या करा, नीचे 2 से एक, नीचे 2 से एक, ऊपर 2 से कर दिया, ताकि हमें वो फॉर्मूला मिल जाए और वो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो हमने वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो साइन 2 ओमेगा टी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे Vm Im अपॉन 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू 2 ही तो होता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दी। और जैसे कि हमें पता है कि इस पूरी वेव फॉर्म का अगर एवरेज वैल्यू देखते हैं तो वो हमेशा 0 आती, तो ये साइन 2 ओमेगा टी 0 हो गया, जिसकी वजह से ये भी चीज़ क्या हो गई, 0 हो गई, और आपकी पावर कितनी होगी, 0 वॉट। तो इससे क्या पता लग रहा है कि आपका जो इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं या प्रेरकत्व परिपथ जो होते हैं वो हमेशा जो रहते हैं 0 पावर की खपत करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ कि इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये विरोध तो करते हैं करंट में हमेशा क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल अपोजिशन तो करते हैं, लेकिन ये कभी भी पावर को खपत नहीं करेंगे। ये हमेशा एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन कभी भी पावर खपत करने में सहायता नहीं देते हैं। आई होप आपको इतना मेरा समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ऑन अ बिलो लिंक। थैंक यू।